नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में। आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर का अलग अलग क्षेत्रों में दौरा चल रहे हैं और जितने कम समय में उन्होंने अपने पहचान बनाई है जनसुराज का पूरे बिहार में, वो काफ़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ एक खास लीडर भागलपुर से भी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है ऐसी खास प्रशांत किशोर में जिससे ये प्रभावित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि देश में जो अभी जिस तरह से पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेकर इनकी क्या विचार है और भागलपुर की जनता आखिर इस बार किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कोशी न्यूज़ को कि आपने मुझे समय दिया। मैं जनसुराज का जिला संयोजक कुमार अनुज सिंह। मेरा प्रशांत जी से अट्रैक्शन बहुत पहले से है। जब उन्होंने पहली बार भारत में नरेंद्र मोदी जी को सजेस्ट करना शुरू किया जी। तभी मैंने कहीं पढ़ा था पेपर में, तो ये मेरे लिए नई चीज़ थी क्योंकि मैं राजनीति में 2011 में अन्ना आंदोलन 11-12 में अन्ना आंदोलन के साथ अटैच हुआ था और अन्ना आंदोलन से फिर आम आदमी पार्टी बनी। उसमें मैं बहुत सक्रिय था, संस्थापक सदस्य रहा। तिमारपुर विधानसभा है, वहाँ पे मैं सहप्रभारी रहा। छत्तीसगढ़ में सहप्रभारी रहा। तो प्रशांत जी को मैं रीड करता था क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो भी अगर कोई सजेशन अच्छा देता है, इसका मतलब वो अच्छा राजनीतिज्ञ है। एक बार मेरी प्रशांत जी जब उन्होंने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को सहयोग किया, उस समय भी मेरा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ था, मगर हाई मीडिया मेरा इंटरेक्शन उनसे हुआ था। इसी बीच फिर हम पंजाब चुनाव में चले गए, उन्होंने कांग्रेस का वहाँ पे उन्होंने सहयोग किया, तो वहाँ भी मेरा इनसे मतलब अट्रैक्शन हुआ था। इन बिटवीन मैं फिर छत्तीसगढ़ चला गया, इस भी हमारा इनसे कनेक्शन कट गया और मैं फिर वापस बिहार चला आया क्योंकि मैं बिहार के माटी का हूँ और मेरे दिल में भी, जैसे प्रशांत के दिल में एक ललक है कि हम बिहार को बदले, मेरे दिल में भी था क्योंकि मैं दिल्ली रहता था तो मैं देखता था हमारे लोगों का जो बिहार से यहाँ से पलायन करके जाते हैं कि किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि जैसे हम लोग हैं, मैं जिस लेवल पे था, हम लोगों से अगर लोग बदतमीजी करते थे तो हमसे नीचे जो भाई हमारे जाते हैं उनके साथ क्या होता होगा, इसका अनुमान मैं शब्दों में नहीं कह सकता। अमर्यादित भाषा का प्रयोग, बसों में हर जगह पे, मतलब ह्यूमिलिएट करना जिसको कहते हैं कि नीचा दिखाना, उस तरह से दिल्ली में होता था। तो मेरे दिल में एक आग लगी रहती थी कि आखिर हम ही क्यों दिल्ली आए। तो इन सब बातों से विचार करते करते आम आदमी पार्टी आई तो एक किरण नज़र आया कि कुछ बदलाव बिहार में होगा, मगर कुछ हुआ नहीं। इन बिटवीन अभी पिछले 3 सालों से प्रशांत जी बिहार में एक नई अलग जगा रहे हैं जो कि हर बिहारी के दिल में ये आग है। वो आप जानते ही हैं कि पहले कौन, तो पहले प्रशांत ने ये बीड़ा उठाया है और ये उनका सराहनीय कदम है। इसके लिए बिहार की माटी उनको हमेशा ऋणी रहेगी। तो इसी चक्र में मेरे साथ मेरा उनसे मिलना नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं किसी कारणवश आम आदमी पार्टी की बहुत सारी बैठकें होती थी, मैं बिहार रह नहीं पाता था। तो उनके एक नुमाइंदे, प्रशांत जी के नुमाइंदे ने मुझे फ़ोन किया कि सर आपसे मिलना है। और मैं नाम तो एग्जैक्ट मिस कर रहा हूँ, शायद खुशी या कुछ नाम था उनका। और फरवरी का समय था, मुझे लगता है 1-1.5-2 साल हो गया, 2 साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, एग्जैक्ट मुझे लग रहा है 14 या 16 फरवरी था, कि सर मुझे मिलना है। मतलब अंदर से खुशी हुई कि अरे कोई मुझे अप्रोच किया। मैंने उन्हें कहा कि मैं मिलता हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं आता हूँ तो आपको मैं फ़ोन करूँगा, मिलूँगा। मैं उनसे मिला, उनकी बातें सुनी। प्रशांत जी का जो भावना था हूबहू उन्होंने मुझे समझाया। इसी बीच मेरे एक मित्र थे RN सिंह, जो जनसुराज के बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत फोर्स किया कि अनुज आप आ जाओ, आप जैसे लोगों को ज़रूरत है। तो मेरे दिल में भी था कि मैं कुछ मिल के काम करूं, कुछ अच्छा करूं। आप पहले से जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। जी जी। और उसके बाद जो है आपको अप्रोच प्रशांत जी के टीम की ओर से मिला। जी। और आपने फिर उनके बारे में जानना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि देखिए मैं बेसिकली बिहार
मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली छोड़ के आया इसलिए था कि बिहार में कुछ अच्छा कर सकूं। बिहार की इस दुर्दशा को, ये जो पलायन, सबसे बड़ा रोग जो बिहार का है ना, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये खत्म नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ ये खत्म हो सकता है। जो प्रशांत जी ने एक रूपरेखा तैयार किया है उससे खत्म हो सकता है, और ये सबसे बड़ा रोग है इस बिहार का। वो खत्म तो सब कुछ अपने आप देखिएगा, बिहार का ग्रोथ इतनी जल्दी होगा कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। तो उस पीड़ा से मैं भी पीड़ित था। तो इस मुलाकात जैसा बताया कि दिल्ली में जब आप थे, आपके साथ जो ट्रीट वहाँ पर किया जाता था, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रभावित वो चीज़ करता था कि सिर्फ दिल्ली शहर ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जब यहाँ से बिहार से कोई मजदूर या फिर कोई जॉब के लिए जाते हैं तो किस तरह से वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। हाल ही के कुछ दिनों में तमिलनाडु का भी एक मामला सामने आया था, और उससे प्रभावित होकर जो है आप प्रशांत जी को सुनो। बिल्कुल। मैं देखिए क्या है कि मैं देखता रहता था, जैसे महाराष्ट्र लोग जाते हैं, पंजाब जाते हैं। पंजाब में ये दुर्दशा है, मैं जब पंजाब चुनाव में गया था तो बिहारी लेबरों को चाय में अफीम पिलाया जाता है। ये मतलब ये वहाँ की दुर्दशा है। आप देख लीजिए कि काम कराने के लिए उनको नशे का लत दिया जाता है। तो बिहार के लोगों के साथ इस तरह का बर्बरता किया जाता है जो अमानवीय है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पीड़ा देती थी। तो उसी के संदर्भ में मैं सोचता रहता था कि बिहार के लिए कुछ किया जाए। तो मैं अपने शहर वापस आया। मैं यहाँ बहुत सामाजिक कामों में भी लगा रहता था। मैं रेड क्रॉस का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, मैं क्रिकेट एसोसिएशन में कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मैं लगा रहता था कि कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए। एक अच्छा ऑप्शन बिहार के हर युवा को, और युवा को क्यों, बुजुर्गों को ज़्यादा पीड़ा है इस बिहार में, उन्होंने भी जन स्वराज को बहुत दिल से लगाया है। आप इसका नमूना आप अगर जाते होंगे सभाओं में तो आपको पता चल जाता होगा। और इसलिए नहीं कि प्रशांत है, इसलिए कि बिहार की बातों को प्रशांत ने बहुत बारीकी से, और सिर्फ ये नहीं कि रूम में बैठ के उन्होंने प्रेजेंट किया, नहीं, गांव गांव जाकर वहाँ की समस्याओं को समझा और प्रेजेंट किया जो हकीकत है। बिल्कुल। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि प्रशांत जी जब पैदल चलना शुरू किए थे उस टाइम वो कहते थे कि हम ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं पूरे गांव-गांव जा कर के, आखिर बिहार की क्या समस्याएं हैं। और अब जो वो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, जो अलग अलग पार्टियां दावा करती है चुनाव से पहले कि हम जो भी करेंगे, तो उस तरह से प्रशांत जी के भी 5 मुद्दे हैं जो वो बोलते हैं कि हम चुनाव अगर जीतते हैं तो हम ये सब चीज़ करेंगे, जिसमें बुजुर्ग से लेकर युवा, बच्चे, सभी लोग उसमें देखा जाए तो सम्मिलित हैं। अगर थोड़ा सा हम इसको लोगों को बताना चाहें, जैसे वृद्ध के लिए जो है वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात, युवाओं के लिए पलायन रोकने की बात, महिलाओं के लिए ऋण देने की बात, या फिर बच्चों के लिए एक इंटरनेशनल शिक्षा देने की बात हो, यानी हर वो वर्ग जो है इसमें शामिल है जो बिहार में प्रवेश करते हैं, जो यहाँ रहते हैं। देखिए क्या है कि किसी भी समाज में आप किसी एक वर्ग को लेकर पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बुजुर्गों को सम्मान राशि देने की बात की तो आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो ग्रो करेंगे और युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में जाएंगे तो ये बिहार के विकास में एक सहयोगी साबित होंगे। उसी तरह किसानों को, अगर आपने बिजनेस क्लास को कुछ सहयोग किया है सरकार की तरफ से कुछ, तो आपको किसान को भी उस लेवल में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस क्लास जो बिजनेस कर रहा है, जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए वो किसान ही प्रोवाइड कराएगा। आप किसी गाड़ी को देखें, उसमें 4 चक्के होते हैं, एक चक्का को ढीला कर दीजिए तो क्या गाड़ी वो सही से चलेगी? उसी तरह बिहार में क्या किया गया कि 4 चक्कों में 2 चक्कों को पंक्चर कर दिया गया, शिक्षा और सम्मान, इन 2 चक्कों को बिल्कुल पंक्चर कर दिया गया है। इसलिए पंक्चर किया गया कि राजनीति उनकी चलती रहे। जब आप देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो समाज पढ़ता नहीं है वो आगे बढ़ता नहीं है, ये हकीकत है। तो इसमें एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे कि आखिर इतने साल तक सामाजिक न्याय के परोधा माननीय लालू जी, विकास पुरुष अपने को कहने वाले माननीय नीतीश कुमार जी, अब इतनी ढोल पीटते रहे मगर शिक्षा क्यों नहीं बढ़ी, इस पे विचार क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। आज आप देखिए कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खड़ा कर दिया, खूब खड़ा कर दिया, और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे ना हो, वहाँ शिक्षा देने वाले शिक्षक ना हो, वहाँ पे जनगणना करने वाले शिक्षक हो, वहाँ पे टीका लगाने वाला शिक्षक हो। हद तो तब हो गई जब शिक्षकों द्वारा शौचालय की गिनती करवाई जा रही है। जिन शिक्षक को शिक्षा देना चाहिए वो शौचालय की गिनती कर रहे हैं। इससे दुर्दशा शिक्षा का नहीं हो सकता इस प्रदेश में। तो प्रशांत जी ने इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से चेक किया, और चेक करके
हर गांव में गए। आप पहला ऐसा लीडर है, मुझे तो इस पे गर्व है कि मैं इस पार्टी में हूं और इसका झंडा ढो रहा हूं, क्योंकि वो जमीन पे, मैं देखिए 2-3 लोगों से बहुत इंस्पायर हूं। एक बिजनेसमैन है हमारे रामदेव बाबा, मैंने उनको देखा कि वो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है, फील्ड में जाता है और योग करता है। लोग उनको बिजनेसमैन कहते हैं, मैं भी उनको बिजनेसमैन कहता हूं, मगर उस व्यक्ति में योग करके लोगों को जोड़ा। और दूसरा प्रशांत किशोर, ये व्यक्ति गांव गांव गए, पैदल चले, घुटने में प्रॉब्लम होने के बाद भी एक एक व्यक्ति से मिलना और इतनी सहजता से मिलना, ये किसी, आज आप देखिए ना, छोटे परछाई वाले नेता लोग, जिसको मैं परछाई का नेता, आप इनडायरेक्ट रूप से समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूं, वो शैडो और बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, और प्रशांत काफिला चलता है, मतलब लोग कम, काफिला ज़्यादा रहता है। मगर प्रशांत जी जैसे लोग इतना जमीन पे जाके और लोगों से इतनी सहजता से मिलना, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ये हवा भी पलाए, ये पांडे वो पांडे, ये वो लोग हैं, बी टीम भी कहने लगे, ये वो लोग हैं जो बिहार का विकास नहीं देखना चाहते, अपना विकास, अपने वंश का विकास देखना चाहते हैं। ऐसे लोग अच्छे नेताओं को, वो किसी भी जाति धर्म के हों, उनको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं। देखिए, मैं एक सिंपल सा बात कहना चाहता हूं कि बिहार का विकास होगा तो उसमें नेता का भी विकास होगा, उसमें कार्यकर्ता का भी विकास होगा, उसमें पदाधिकारी का भी विकास होगा, उसमें किसान का भी विकास होगा, उसमें हर वो व्यक्ति जो बिहार से जुड़ा हुआ है उसका विकास होगा। सम्मान बढ़ेगा तो हर उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा। यही प्रदेश है जहां आप बैठे हैं, ये अंग की धरती है। राजा मतलब कर्ण जो है, मतलब दानवीर कर्ण कहे जाते थे। शिक्षा का ये बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। आज हमारे यहाँ शिक्षा की इतनी दुर्दशा है। आप चलिए मेरे साथ किसी भी स्कूल में, इसी भागलपुर में, मैं दूर की नहीं जानता हूँ, बच्चे अगर 12-15 के पहाड़ा, पहले बचपन में हम लोग को पहाड़ा पढ़ाया जाता था, वो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाएंगे। ये दुर्दशा है। हिंदी का एक किताब दे दीजिए और बोलिए कि इसकी पूरी रीडिंग कर दो, बच्चे लिखना पढ़ना तो छोड़ दीजिए, तो रीडिंग नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश का 2 लाइन बोल नहीं पाते हैं ढंग से, किस बाएं थूकना है कि दाहिने, नैतिक शिक्षा नहीं है। हम कहाँ, कौन सा विकास कर रहे हैं? जबकि जिस जगह हम भागलपुर में हैं, यहाँ विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, विक्रमादित्य के समय में स्थापित वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। आज उसकी दुर्दशा, नीतीश कुमार हर साल कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा बिहार में अगर किसी जिले के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो वो ये हमारा अंग प्रदेश है, ये भागलपुर जिला है। इसको विगत 30 साल 35 सालों में टापू बना के छोड़ दिया, जो सबसे विकसित जिला था। अपने समय में इसकी सीमा सिलीगुड़ी तक लगती थी, मगर आज काट काट के इसको इतना छोटा बना दिया गया है कि इसका अस्तित्व मिटने के कगार पे है। तो यहाँ के विकास के पैसों को इस कदर से, स्मार्ट सिटी के नाम पे आप चले जाइए, शहर में घूम लीजिए, पूरा दक्षिणी क्षेत्र हमारा अछूता रह गया है। वहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। 35 सालों में एक फ्लाईओवर हम नहीं बना पाए, ये हमारे विकास का मापदंड है। हमारे जिला में अभी खेलो इंडिया हुआ, आपको पता होगा, पूरे नेशन से लोग आए थे, मगर वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हमारे भागलपुर के लोगों तक को नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये कैसा है? कैसे विकास होगा? बच्चे कैसे ग्रूम करेंगे? जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, चीज़ों को फील नहीं करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं। और प्रशांत जी का तो क्या कहना, मैं तो उनका कायल हूँ। जनसुराज से जुड़े हुए हैं, सबसे मुख्य समस्या आपका, अगर स्मार्ट सिटी भागलपुर की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है जो जनसुराज के आने से सही हो सकता है? देखिए, भागलपुर 3 पार्ट में है। भागलपुर जहाँ आप बैठे हैं, ये मेन भागलपुर है। इसके अंदर दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें मिर्जान, अलीगंज, ये सब क्षेत्र आता है। वो विकास से कोसों दूर है। वहाँ बच्चों को खेलने के लिए एक ढंग का प्लेग्राउंड नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ इन लोगों को वादा किया जाता है, मगर एक प्लेग्राउंड नहीं है। तो नीतीश कुमार जो है ऐलान किए हुए, हर पंचायत में जो है एक खेल मैदान देंगे, 9 लाख की राशि लगभग। नीतीश कुमार एक हर पंचायत में 3 करोड़ की बिल्डिंग भी बना रहे हैं, जरा सर्वे कर लीजिएगा आप। ये एक ही काम, इंजीनियर है पेशे से। देखिए, मैं एकदम स्पष्ट कहता हूँ, इनको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। इन्होंने एक ही काम किया है, बिल्डिंग तोड़ो और बनाओ। पूर्व के जो पंचायत भवन बने हैं उसकी क्या दुर्दशा है, उसका ऑडिट होना चाहिए। और मैं
आपको कहता हूं, जिस दिन हमारी जन स्वराज की सरकार आएगी, सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा, उन सारे पंचायत भवनों का ऑडिट करवाऊंगा जो पूर्व में बने थे और इन्होंने फिर दोबारा क्यों बनाए, इस पे 100% ऑडिट होगा। ये देखिए कितनी सुनियोजित लूट है कि आप जिस पंचायत भवन को एक बार बना चुके हैं उसको चालू तक नहीं कहेंगे, उसी पंचायत में दूसरा पंचायत भवन बना रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में फेल्योर है। तो नीतीश कुमार तो फेल मुख्यमंत्री हैं, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनका तो इस बार ये आखिरी समय चल रहा है, बेचारे किसी तरह से 2-3-4 महीना काट लें, ऐसे भी उनको बीजेपी लात मारने वाली है। अभी वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, जो स्थिति बनी हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पड़ोसी देश है हमारा, उसके बारे में क्या कहें, पूरा वर्ल्ड जानता है। वहाँ पे सिर्फ भारत का डर दिखा के वहाँ के राजनेता राज करते हैं। जैसे बिहार में लालू जी का डर दिखा के नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। इसको देशद्रोही हम नहीं कह सकते, मगर वही सिस्टम है, सिस्टम वही है, सेम पैटर्न है। वहाँ क्या है, विकास, आज वहाँ प्याज 250 रुपया किलो है। इसी भारत के साथ आज़ाद हुआ देश, इससे ज़्यादा फंड उसको दिया गया और वो वहाँ प्याज 250 रुपया, यहाँ प्याज आज भी 20 रुपया किलो आराम से आप खरीद सकते हैं। वहाँ क्या है कि आतंकवाद एक मोहरा है। वहाँ के जो आर्मी चीफ है और जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, उन्होंने पूरे समाज को इस ओर मोड़ दिया है। शिक्षा वहाँ की ख़त्म है। सारे जो राजनेता हैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। अभी मैं कल देख रहा था, एक संसद में उनके संसद कह रहे थे कि ये जो आगे पंक्ति में बैठे लोग हैं ये तो विदेश भाग जाएंगे, इस पाकिस्तान में रहना हमें है। सोचिए, एक सांसद बोल रहा है अपने प्रधानमंत्री को, आप तो विदेश भाग जाइएगा। उसके बारे में मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो शुरू हुआ उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि हर बार हमारे जवान शहीद हों, हमारे देश के लोग शहीद हों। कश्मीर में लोगों का विकास रोक दिया गया है इन आतंकवादियों के कारण। इसको अगर शुरू किया गया है तो ये ख़त्म हो, किसी के दबाव में ना आया जाए, क्योंकि ये कोड़ है। कोई भी बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी है और ये बीमारी जब तक खत्म नहीं होगा हमारा देश भी संपन्न नहीं हो सकता। तौर पर कहीं भी युद्ध जो है किसी भी देश के लिए सही नहीं है, वो बिल्कुल समाप्त। देखिए, युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर अगर ठेठी में हम बोले भागलपुरी भाषा में कि हमारो आँखों में कोई उंगली देते है तो कि हम ओकरा आँख फोड़वा लिए तो हम आँख फोड़वेबे नहीं, ओकरो आँख फोड़ी देवे। तो भारत इतना संपन्न है और यहाँ की सेना अपने अद्भुत पराक्रम के लिए जानी जाती है। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री सेना पे कोई दबाव नहीं देंगे और सेना को स्वतंत्र रखेंगे, और स्वतंत्र रूप से अगर सेना काम करेगी तो पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुतारा में ही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़ें। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।